नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में अव्यय का अध्ययन करेंगे। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द। वे शब्द जिन शब्द रूपों से लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य आदि के कारण इनका रूप नहीं बदलता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वृद्ध आदमी धीरे धीरे चलता है। वर्षा धीरे धीरे हो रही है। वृद्ध आदमी पुल्लिंग है और धीरे धीरे जो है अविकारी शब्द है। वर्षा धीरे धीरे हो रही है, वर्षा स्त्रीलिंग है और धीरे धीरे अविकारी शब्द है। आप देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए ये अव्यय या अविकारी शब्द कहलाएंगे। अव्यय के प्रकार। अव्यय के निम्न प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। अब पहला प्रकार जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बतलाने वाला शब्द। नाना जी अचानक चले गए। आओ यहाँ बैठो। इन वाक्यों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि नाना जी चले गए, इसकी विशेषता क्या है? अचानक चले गए। कहाँ बैठना है? बैठना क्रिया है और कहाँ बैठना है? यहाँ बैठो। तो आप देखिए कि यहाँ और अचानक जो है क्रिया विशेषण शब्द हैं और ये अविकारी शब्द भी हैं। अब जो है क्रिया विशेषण के भी उपभेद होते हैं, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जो है हम इनके बारे में जानेंगे। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें किसी क्रिया की होने की रीति या ढंग का पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े की दौड़ने की विशेषता क्या है या तरीका क्या है? तेजी से दौड़ता है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेहमानों को भीतर बिठाइए। कहाँ बिठाना है मेहमानों को? भीतर। तो भीतर एक स्थान को बतला रहा है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि बिठाइए क्रिया की विशेषता कहाँ से पता चल रही है? कहाँ बिठाना है? भीतर बिठाना है। किस स्थान पर बिठाना है? भीतर बिठाना है। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ होता है क्रिया के होने के समय के बारे में जिससे पता चले, वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मेरे भैया कल आएंगे। भैया के आने की क्रिया कब होगी? कल होगी। तो कल जो है समय को बता रहा है, व्याकरण में समय को बताने वाले शब्द को काल कहते हैं, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। मैं पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं पढ़ा रही हूँ वर्तमान बतला रहा है। अगला प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उस क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कमला ने काम थोड़ा किया। थोड़ा यह उसके कार्य की मात्रा बतला रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा।
अब जो है हम संबंध बोधक के कुछ चित्र देखेंगे और बताएंगे कि संबंध बोधक क्या है। यात्री पेड़ के नीचे बैठा है, घर के पास मंदिर है, छत पर मोर बैठा है। इन वाक्यों में आप देखिए कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध है। पेड़ के नीचे, पेड़ का संबंध किससे है? यात्री से। और कहाँ बैठा है यात्री? बैठने का संबंध पेड़ के नीचे, के नीचे। घर के पास मंदिर है, मंदिर का संबंध किससे? घर से। और क्या संबंध बता रहा? घर के पास है। इसी तरह छत पर मोर बैठा है, मोर कहाँ पर बैठा है? छत। और उसके बैठने का संबंध किससे? पर से। तो ये जो है संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। अब आप कहेंगे संबंध बोधक क्या है? जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिछले उदाहरण में बतलाया कि पेड़ के नीचे बैठा है यात्री। यात्री का संबंध किससे स्थापित हो रहा? पेड़ के नीचे से। यहाँ इसमें हम एक बात और बताना चाहेंगे कि कुछ विभक्तियों के साथ आते संबंध बोधक और कुछ विभक्तियों के बिना आते हैं। जैसे वहाँ पेड़ के पास कौन खड़ा है? के पास, ये क्या है? विभक्तियों के साथ आया है। लेकिन मैं वहाँ कई महीनों तक रहा, इसमें आप देखिए विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, केवल मैं वहाँ कई महीनों तक रहा। तो यह हमको अपने सामान्य ज्ञान से समझना है कि संबंध बोधक है। अब जो है स्थानवाचक संबंध बोधक। स्थान के बारे में जहाँ संबंध बतलाया जाए वहाँ स्थानवाचक संबंध बोधक होता है। जैसे जिन संबंध बोधक शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान या स्थिति के बारे में पता चलता है, उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, के निकट, दूर, के अंदर, के बाहर आदि। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि स्थानवाचक संबंध बोधक है। जैसे बस्ती से दूर एक मंदिर है। बस्ती से कहाँ है? दूर। स्थान बतला रहा है। वह उसके हृदय के निकट है। कहाँ, कितने निकट है? हृदय के पास में है। तो यह स्थान बतला रहा है, इसलिए स्थानवाचक संबंध बोधक होगा। दूसरा है कालवाचक संबंध बोधक। जिन संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के पहले के समय में हुई है या बाद के समय में हुई है, उसे कालवाचक संबंध बोधक भी कहते हैं। जैसे के पश्चात, के उपरांत, से पहले, के बाद में आदि। महेश के बाद सुरेश आया। इसमें आप देखिए के बाद जो है ये बतला रहा है कि महेश के बाद जो है सुरेश आया। तो यह कालवाचक संबंध बोधक है। ये वाला पार्ट बहुत लंबा है, क्या समझा? हाँ। अब है अगला साधनवाचक संबंध बोधक। आप देखिए साधनवाचक संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस साधन का कार्य कर रहा है उसे साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के द्वारा, के मार्फत, के सहारे या के जरिए। जैसे मैं मोबाइल के द्वारा वीडियो बना रही हूँ। दादाजी डंडे के सहारे चलते हैं। तो डंडा क्या है? सहारे का कार्य कर रहा है। हम कलम के माध्यम से लिखते हैं। तो ये जो है शब्द के द्वारा, के मार्फत, ये क्या कहलाएंगे? साधनवाचक संबंध बोधक कहलाएंगे। इसमें आप प्रयोग में तो लाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि साधनवाचक संबंध बोधक किसे कहते हैं। इसमें किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? के द्वारा, के मार्फत, के सहारे, के जरिए, के माध्यम से इत्यादि।
अब देखिए अगला है दिशावाचक। दिशावाचक संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के की किस दिशा में है, उसे दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के आसपास, के सामने, की ओर, की तरफ आदि। अब आप देखेंगे कि ऐसे कई उदाहरण हम बोलते तो रोज हैं कि मंदिर के पीछे मेरा घर है। किस दिशा में है मेरा घर? मंदिर के पीछे। मेरे घर के सामने विद्यालय है। विद्यालय कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो आप देखिए इससे विद्यालय और मंदिर की या घर की दिशा के बारे में पता चल रहा है कि वे कहाँ पर स्थित हैं। इसलिए इन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहेंगे। अगला है समतावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर बताया जा रहा है, उसे समतावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के समान, के बराबर, की तरह, की भांति आदि। जैसे प्राची प्रज्ञा की भांति बुद्धिमती है। दोनों बराबर हैं। की तरह का मतलब होता एक जैसे होना। वह शेर की तरह बलवान है। बलवान कैसा है? शेर की तरह, न कम न ज्यादा। तो इन्हें कहा जाएगा समतावाचक संबंध बोधक। अब हम कह सकते हैं कि समतावाचक का प्रयोग तो हम प्राय करते ही हैं, लेकिन हमें इसका नाम नहीं मालूम था। अब आप इनको याद रख सकते हैं। फिर है तुलनावाचक संबंध बोधक। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि यह एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अच्छा या खराब बताया जा रहा है, उसे तुलनावाचक संबंध बोधक कहते हैं। इसमें की अपेक्षा, के बजाय, की तुलना में आदि का प्रयोग अधिक किया जाता है। जैसे राजेश की अपेक्षा रमेश अच्छी बात करता है, या रीमा बहुत सीता की अपेक्षा कम बात करती है। तो इसमें एक तुलना बताई जा रही है कि वह ज्यादा बात करती है और यह कम बात करती है, इसलिए यह तुलनावाचक संबंध बोधक होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं संबंध बोधक का अगला प्रकार है संघवाचक। ये कुछ किताबों में है और कुछ में नहीं है। अगर आप समझ लें, ज्ञान बेकार नहीं जाता है। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई कार्य कर रहा है, उसे संघवाचक या संबंध बोधक कहते हैं। इसमें के साथ, के सहित, के समेत का प्रयोग होता है। जैसे बेटा अपने पिता के साथ बैठा है, वह अपने परिवार के समेत हमारे यहाँ आए। इसमें के साथ जो है संघवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। के समेत भी संघवाचक संबंध बोधक है। अगला है पृथक्तावाचक संबंध बोधक। पृथकता का मतलब होता अलग करना। जिस संबंध बोधक से यह पता चलता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से दूर या अलग बताया जा रहा है, उसे पृथक्तावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे से दूर, से अलग, से परे, से हटकर, से पृथक आदि। हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर, अरे प्रमोद खंबे से दूर खड़े हो जाओ। से दूर क्या है? अलग होने के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह पृथक्तावाचक संबंध बोधक है। पृथक का मतलब होता है अलग करना या अलग बताना, और वाचक का अर्थ होता है बतलाने वाला। तो इसलिए इसे पृथक्तावाचक संबंध बोधक कहेंगे। अगला है विरोधवाचक संबंध बोधक। विरोध जिस संबंध बोधक से एक संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का
विरोध करने या स्वभाव का पता चले उसे विरोधवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के विपरीत, होने के विपरीत, के प्रतिकूल, के खिलाफ आदि। अब आप देखिए कि इन शब्दों में मोहनीश रजनीश के विपरीत स्वभाव का छात्र है, तो इसमें क्या बताया जाए?